तो बेटा यहाँ पे मैं अब आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। यहाँ बात हो रही है वेव की, ठीक है। मैंने बताया आपको कि अगर मैं डायरेक्टली थ्योरेटिकल अगर कन्वेंशनल तरीके से चलूंगा तो ये चैप्टर आपको समझने में दिक्कत हो जाएगी। तो इस चैप्टर को समझाने के लिए मैंने कुछ टैक्टिक्स अपनाए थे, तो मैं आपको बता रहा हूँ मैं कैसे करने वाला हूँ इस चैप्टर को। सबसे पहले मैं आपको वेव के बारे में जानकारी दूंगा, और सबसे पहले मैं आपको वेव के बारे में जानकारी देते हुए मैं आपको न्यूमेरिकल्स करना सिखाऊंगा इस चैप्टर के अंदर। न्यूमेरिकल्स करना से शुरू में सिखा दो कि हाँ बेटा इसमें कुछ चीजें हैं जो आप बहुत जल्दी जल्दी सीख जाओगे शुरू में ही। वो चीजें आप सीखने लग गए तो फिर आपको चैप्टर थोड़ा इजी टू अंडरस्टैंड लगने लग जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए वेव के बारे में अगर मैं बात करूं तो बेटा वेव के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं हम इंटरफेरेंस। अब ये प्रॉपर्टीज हमने कहाँ पढ़ी थी? ये हमने पढ़ी थी क्लास 11th के अंदर इंटरफेरेंस में वेव्स ऑन स्ट्रिंग के अंदर। जैसे मान लीजिए दो प्रकार की वेव है, कोई भी दो प्रकार की वेव हमें दे रखी है। तो एक है A1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव 1। आई मेरी बात समझ में? सिमिलरली अगर जो दूसरी वेव है वो हमें दे रखी है क्या? A2 साइन ओमेगा टी, इसको माइनस की जगह प्लस कर दो, के एक्स प्लस फाइव 2। तो बेटा इस प्रकार से यहाँ पे दो वेव्स होती है, मतलब दो कोई भी वेव इस प्रकार से होती है। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इस चीज को हम लोग बोलते हैं फेज। क्या बोलते हैं? फेज। बेटा अगर मैं यहां पे लिखता हूं ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव 1, दिस इज व्हाट? दिस इज फेज ऑफ y1। इसी को फेज बोलते हैं y1 का। ये फेज काम आता है लेकिन वेव्स ऑन स्ट्रिंग में। ये सब पार्ट में आपका कब का बता रहा हूं? 11th क्लास की चीजों का, वेव्स ऑन स्ट्रिंग के बारे में। सिमिलरली अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये हो जाएगा ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव 2, ये क्या हो जाएगा? फेज ऑफ y2। अब समझ में आ रहा है ना? तो ये पार्ट कब का हो गया है? ये पार्ट भी हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे कि ये y2 जो वेव है उसका फेज है। अब गेटिंग माय पॉइंट? तो ये बेटा ये y1 जो होता है वो x t कॉमन के साथ होता है, ये भी x t के साथ होता है। ये जो वेव की इक्वेशन है ये एक साथ दो वेरिएबल्स पे चलती है। यहाँ टाइम वेरी करोगे आप तो अलग कंडीशन आएगी, यहाँ पे आप x वेरी करोगे तो अलग कंडीशन आएगी। अब समझ में आया? पक्का ना? तो बेटा इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो अब मेरी बात समझना, ये जो फाइव 1 और फाइव 2 है, ये जो फाइव 1 है ना, इसको बोलते हैं इनिशियल फेज। अगर मैं बोलूं कि इफ x बराबर 0, अगर मैं x बराबर 0 की बात कर रहा हूंगा तो फाइव 1 हो जाएगा इनिशियल फेज ऑफ y1, और सिमिलरली फाइव 2 क्या हो जाएगा? इनिशियल फेज ऑफ y2। वो y2 का इनिशियल फेज हो जाएगा। ये सब बातें मैं आपको क्या कह रहा हूं? ये वेव ऑप्टिक्स का पार्ट नहीं है, ये वेव्स ऑन स्ट्रिंग का पार्ट है जो हमें यहां पे रिवाइज करने की जरूरत है। वेव्स इन स्ट्रिंग कर देता हूं मैं, वेव्स इन स्ट्रिंग। तो ये सब पार्ट किसका है बेटा? ये सब पार्ट है वेव्स इन स्ट्रिंग का, जिसके अंदर हम लोग फेज के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम लोग इनिशियल फेज के बारे में बात करते हैं। तो ये यहाँ पे बहुत काम का है, इसलिए मुझे इसको बहुत काम से इसको लिखना पड़ता है वेव्स इन स्ट्रिंग के बारे में। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ी और बातें बताऊंगा, पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए पहले तो इसको भी देखते रहिएगा। सॉरी बेटा, यहां पे देखिए मैंने क्या बोला? फाइव 1 फाइव 2 है। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा। अगर मैं आपको एक बात बोलूं कि इफ आई राइट डेल्टा फाइव इज इक्वल टू फेज डिफरेंस ऑफ दिस एंड दिस, तो बेटा इन दोनों के फेज डिफरेंस क्या है? मैं लिख रहा हूं, इसको बोलते हैं फेज डिफरेंस। क्या बोलेंगे अपन? फेज डिफरेंस। अब जरूरी थोड़ी ना है कि भैया हर केस के अंदर ओमेगा और ओमेगा 2 बराबर ही हो। अबे सही है ना? एक के अंदर देखो, एक की फ्रीक्वेंसी अगर अलग है, भाई y1 एक अलग सोर्स से निकला है, y2 एक अलग सोर्स से निकला है। जैसे मान लीजिए कि आपके कमरे में दो ट्यूबलाइट है, एक ट्यूबलाइट इधर लगी है, एक इधर लगी है।
तो इधर से निकलने वाली की फ्रीक्वेंसी अलग होगी, इधर से निकलने वाली की अलग हो सकती है। तो दो ट्यूबलाइट दोनों की अलग अलग फ्रीक्वेंसी हो सकती है। अगर फ्रीक्वेंसी वेरी करेगी तो ओमेगा और ओमेगा 2 भी वेरी करेगा। तो भाई हमें क्या पता बराबर थे कि नहीं थे, इसलिए हमने तो अलग अलग लिख दिया। सिंपल सी बात है, सही है ना, पक्का ना। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि डेल्टा इज फेज डिफरेंस, और फेज डिफरेंस क्या होता है, मैं यहां लिख सकता हूं दिस इज ओमेगा 2 टी प्लस के x2 प्लस फाई 2 माइनस ओमेगा 1t प्लस के x1 प्लस फाई 1। सर ये कैसे किया आपने? बेटा मैं बता देता हूँ। मैंने एक्चुअली क्या है, एक स्पेशलाइज्ड केस लिया है, उसको ध्यान समझिएगा। यहाँ पे दो सोर्स मान लीजिए, ये एक S1 है और ये एक S2 है। ध्यान समझना मेरी बात को। बेटा हम लोग बात कर रहे हैं इस वाले पॉइंट की जहां पे दोनों वेव्स को मिलाया। एक्चुअली इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है, जहां पे दो वेव्स मिलती हैं। तो बेटा अगर इस सोर्स से यहां तक की दूरी अगर x1 थी और इस सोर्स से यहां तक की दूरी अगर x2 थी, तो इसकी वजह से यहां पर जो फेज आएगा वो आएगा ओमेगा 1t प्लस के x1 प्लस फाई 1। फाई 1 जो था वो इनिशियल फेज था। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी वजह से इस पॉइंट पर जो फेज आएगा वो कितना आएगा, ओमेगा टी 2t प्लस के x2 प्लस फाई 2। गेटिंग माई पॉइंट? सिमिलरली यहां कितना हो जाएगा, ओमेगा 1t प्लस के x1 प्लस फाई 1। इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं। तो भैया इसको अब मैं यहां पे क्या लिखूंगा, इसको यहां पे देखना ध्यान से, इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए टाइम, इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए k, और इन दोनों में से डायरेक्ट लिख दीजिए फाई 2 माइनस फाई 1। अगर मैं आपको एक बात बोलूं, अब समझना बेटा ये क्या आया है, ये आया है हमारा डेल्टा फाई। दिस इज द फेज डिफरेंस फॉर दीज टू वेव्स, जो जिनका सोर्स था S1 और S2, जिनसे x1 और x2 अलग अलग दूरी, इस पे हम लोगों ने मतलब S1 से इस पॉइंट पर पहुंचने में हमें जो दूरी लगी वो x1 थी, और सोर्स 2 से पॉइंट P पर पहुंचने में जो दूरी लगी वो x2 थी। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां बेटा मैं सारी बातें किसकी कर रहा हूं, क्लास 11वीं की। मैं यहां की बातें नहीं कर रहा हूं, मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं बस चीजें। तो यहां से यहां तक की दूरी जो x1 थी, यहां से यहां तक ये x2 थी, तो मैंने वो सब लिखा है। अब एक बात बताइए सिंपल सी, बेटा जो फेज डिफरेंस आया, क्या ये t बराबर 0 पे कुछ और होगा? हाँ सर। क्या ये t बराबर t पे कुछ और होगा? हाँ सर। क्या ये t बराबर 1 सेकंड पे कुछ और होगा? हाँ सर। क्यों? क्योंकि उस वक्त t बराबर 1 हमें डालना पड़ेगा, t बराबर 0 में यहाँ 0 डालना पड़ेगा, t बराबर 2 में यहाँ पे 2 डालना पड़ेगा, t बराबर 3 में यहाँ पे 3 डालना पड़ेगा, t बराबर 4 में यहाँ पे 4 डालना पड़ेगा। तो भैया मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, बहुत गौर से समझिएगा। ऐसी वेव्स या फिर ऐसे दो सोर्सेस जिनसे निकलने वाली वेव्स का अगर फेज डिफरेंस टाइम पे डिपेंडेंट हो, किस पे डिपेंडेंट हो? टाइम पर। अगर वो टाइम पर निर्भर करता हो कि अलग अलग टाइम पर अलग अलग फेज डिफरेंस होगा, डिफरेंस बोले तो इन दोनों के फेज का डिफरेंस, अगर इनका जो फेज है वो टाइम के डिपेंडेंट हो, मतलब टाइम बदलने पर अगर फेज बदलेगा, फेज डिफरेंस बदलेगा, इसका मतलब ये दोनों वेव्स हो जाती है इनकोहेरेंट वेव्स। बड़ा ध्यान समझिएगा, अगर फेज डिफरेंस टाइम के ऊपर निर्भर करे तो इसको बोलते हैं इनकोहेरेंट वेव्स। अभी लिखा हुआ आ जाएगा स्क्रीन पे, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, पहले आप सुन लीजिए, डेफिनेशन दोनों लिखी हुई आएगी। अगर मैं बात करूं, मेरी बात ध्यान समझना इसी के अंदर कि इफ ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 1, तो बेटा इस केस में फाई कितना आएगा? डेल्टा फाई। तो वो अब बन जाएगा सर के डेल्टा एक्स प्लस, यहां पर मैंने क्या करा, इस जगह पर मैं पहले से ही कंसीडर कर लूंगा कि एंड फाई 2 इज इक्वल टू फाई 1। सर आपने ऐसा क्यों किया? मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि यार इसको तो साइड में रहने दो,
इसकी जरूरत नहीं है हमें इनिशियल फेज की, क्यों फालतू फोकट इस कांस्टेंट को लेके चल रहे हो साथ में। तो हम कंसीडर यही करते हैं कि दोनों का फेज शुरू में बराबर था। आई मेरी बात समझे? वे ऑप्टिक्स में जितने सवाल करेंगे अपन उसमें कंसीडर करके चलेंगे कि दोनों का फेज शुरू में बराबर था। तो बराबर था तो φ2 माइनस φ1 तो हो जाएगा 0, सही बात है। लेकिन अगर ω2 और ω1 भी बराबर है तो भाई साहब यह आइटम भी 0 हो जाएगा और डेल्टा फाई सिर्फ और सिर्फ कितना बचेगा, के डेल्टा एक्स। कितना बचेगा, के डेल्टा एक्स। तो बेटा मेरी बात ध्यान समझिएगा, जिन दो वेव्स का, जिन जो सोर्सेस का किसी भी एक पॉइंट पर फेज डिफरेंस, किसी पॉइंट पर अगर फेज डिफरेंस उनके टाइम के इंडिपेंडेंट हो, अब टी बराबर चाहे 0 हो चाहे 10 हो, टी बराबर चाहे 20 सेकंड की बात हो रही हो चाहे 50 सेकंड की बात हो रही हो, किसी भी समय की बात हो रही हो, फेज जो डिफरेंस आएगा वो टाइम पे निर्भर नहीं करेगा। डेल्टा फाइव विल बी इक्वल टू के डेल्टा एक्स ओनली, वो के डेल्टा एक्स के बराबर होगा। जो के क्या हो जाएगा मैं बताऊंगा भी आपको आगे, डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा वो बता दूंगा मैं आपको। लेकिन अगर इनका फेज डिफरेंस, दो सोर्सेस का किसी पॉइंट पर अगर फेज डिफरेंस टाइम के इंडिपेंडेंट हो, जो टाइम पर निर्भर ही ना करे, उसका तो डिपेंडेंट था, गेटिंग माय पॉइंट, उसका डिपेंडेंट था टाइम पर, उसका टाइम पर निर्भर कर रहा था। अगर इंडिपेंडेंट हो, टाइम पर निर्भर ही ना करे, अगर समय पर वो निर्भर ही ना करे, समय से इंडिपेंडेंट हो, तो इसको बोलते हैं कोहेरेंट वेव्स या कोहेरेंट सोर्सेस। कोहेरेंट सोर्सेस इसको बोलते हैं हम लोग, गेटिंग माय पॉइंट। तो इनकोहेरेंट कौन से हो गए, जिनका फेज डिफरेंस समय पर निर्भर करता हो, और कोहेरेंट वाले हो गए जिनका फेज डिफरेंस समय पर निर्भर नहीं करता हो, गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा इनकी जो डेफिनेशन आएगी आपको वो लिखनी है और ये कहानी आपको लिखनी है। इसमें जो भी आपको अलग से लिखने का इच्छा करे आप उसको जरूर लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, तो बेटा यहां पे अब जो भी बातें होंगी, मेरी बात ध्यान समझिएगा, अब जो भी बातें होंगी वो सारी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेंगी सारी। किसके, डेल्टा फाई बराबर के डेल्टा एक्स। मैंने यहाँ पे क्या क्या कंसिडर कर लिया है, कोहेरेंट सोर्स कंसिडर कर लिए हैं, क्योंकि अगर कोहेरेंट सोर्स नहीं होते तो फिर ये फॉर्मेट ऐसा बन जाता, भले ही मैं इसको 0 मान लूं लेकिन फिर भी ऐसा बनता, जिसमें ओमेगा का भी डिफरेंस आता, जिसमें एक्स का भी डिफरेंस आता। लेकिन अगर मैंने यहां पर ओमेगा का डिफरेंस, ओमेगा को बराबर मान लिया है दोनों का, तो उनका जो फेज डिफरेंस है वो टाइम के इंडिपेंडेंट आया। अब टाइम का कोई लेना देना नहीं है, किसी एक पॉइंट पे फेज डिफरेंस जो भी होना है वो वही रहेगा। अगर 0 होना है तो 0 रहेगा, 5 होना है तो 5 रहेगा, 10 होना है तो 10 रहेगा, लेकिन समय के हिसाब से बदलेगा नहीं। तो दिस इज द फेज डिफरेंस फॉर कोहेरेंट वेव्स, गेटिंग माय पॉइंट। कौन सी वेव्स, कोहेरेंट वेव्स या कोहेरेंट सोर्सेस की वेव्स, गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा यहां से अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इस डेल्टा एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, इस डेल्टा एक्स को लिख सकते हैं के डेल्टा एक्स, सॉरी डेल्टा फाइव को लिख सकते हैं के डेल्टा एक्स, सॉरी डेल्टा एक्स नहीं डेल्टा फाइव। डेल्टा फाइव इज द फेज डिफरेंस और के डेल्टा एक्स, तो उसको मैं लिख रहा हूं, के को हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स। सॉरी ये क्या है बेटा, ये है के, इसकी वैल्यू आती है 2 पाई बाई लैम्डा के बराबर, के जिसको हम वेव नंबर भी बोलते हैं। कौन सा नंबर, वेव नंबर। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, इसको हम लोग वेव नंबर भी बोलेंगे, के विच इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा। तो आपको ये सब बातें यहाँ पता होनी चाहिए, किसका फेज डिफरेंस कितना आ रहा है, किसका फेज कितना आ रहा है, गेटिंग माय पॉइंट। मतलब फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है और के की वैल्यू क्या है, गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा ये सिंपल सिंपल सी बातें आपको पता होनी चाहिए, उसी के बाद फिर हम लोग इस चैप्टर को आगे प्रोसीड करेंगे। तो फटाफट से आप ये सब बातें लिख लीजिए, फिर इस चैप्टर को अपन लोग आगे लेके चलते हैं। फटाफट से ये सब बातें लिख लीजिए। हाँ जी,
तो बेटा यहाँ पे एक और बात को गौर से सुनिएगा आप। जैसे मैं आपको सिंपल रद्दी क्लास सवाल कराता हूँ, बिल्कुल रद्दी क्लास, कोई खतरनाक सवाल नहीं कराऊंगा। मैंने क्या लिखा आपको यहाँ पे, डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या है पहले वो भी समझ लीजिए, मैं यहाँ डेल्टा एक्स लिख देता हूँ। डेल्टा एक्स जो है इसको बोलते हैं हम लोग पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, स्पेशली वेव ऑप्टिक्स में तो ये हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे वेव्स में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैंने इसके चारों ओर 4 स्टार बनाए हैं। आप कहो तो इसकी चारों में 5 कर देता हूं। लो भैया 1 स्टार आपके लिए, इसकी चारों 5 स्टार। दिस इज व्हाट पाथ डिफरेंस। पूरा खेल इस बात पर निर्भर करेगा कि पाथ डिफरेंस क्या है, क्योंकि बेटा पाथ डिफरेंस से आता है फेज डिफरेंस, और फेज डिफरेंस से शुरू होती है कहानी। किस चीज की कहानी? इंटरफेरेंस की कहानी। अभी मैंने आपको इंटरफेरेंस की कहानी नहीं बताई, मैंने आपको सिर्फ वेव और वेव के फेज की कहानी बताई है। तो बेटा अब मैं बात करूंगा कुछ सवालों की आपको फेज के ऊपर, उसके बाद फिर मैं आपके सामने लेके जाऊंगा इंटरफेरेंस की कहानी। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कोई वेव दे रखी है आपको, वेव की इक्वेशन दे रखी है एक्स और टी पे, कितनी दे रखी है? यहाँ पे आपको दे रखा है मान लीजिए 20 साइन 2 पाई टी प्लस, इसको लिख देते हैं हम लोग 40 इंटू एक्स प्लस पाई बाय 6। ऐसा हम लोगों ने लिख दिया है। क्या लिख दिया? इस प्रकार से इक्वेशन लिख दी है। अब तुमसे पूछा गया है यहाँ पे कि बताइए फाइंड, क्या क्या बताना है? फर्स्ट पार्ट एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है बेटा? मैं इतना तो एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको इक्वेशन में कम से कम एम्पलीट्यूड तो पता होगा कि क्या होता है एम्पलीट्यूड। सेकंड पार्ट, क्योंकि हमने इसकी बातें पहले भी करी है, मैक्सिमम करंट और मैक्सिमम ईएमएफ एसी के अंदर, याद है ना? बताया था मैंने आपको, वहां मैंने फेज के बारे में बात करी थी हल्की फुल्की। तो एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट क्या हो जाएगा बताइए? ओमेगा कितना होगा। थर्ड बताइए फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, पूरी पीएचडी कर देंगे इसके ऊपर। बताइए लैम्डा कितना होगा, बताइए के कितना होगा। सिंपल, सबके बारे में निकाल दो। बताइए बताइए फेज कितना होगा, फेज एट, अब एफ के सब पार्ट एट एक्स बराबर 1 एंड टी बराबर 2। सेकेंड पार्ट एट एक्स बराबर 3 और टी बराबर 1। तो ये सारे क्वेश्चन आप सोल्व कीजिए फटाफट से इस इक्वेशन के अंदर, जल्दी से। हाँ जी, तो बेटा यहाँ पे मैंने ऐसा बातें करी हुई आपके सामने। एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा भैया? ये सामने लिखा हुआ 20। वैसे सही है ना? क्या सोचना है इसके अंदर भाई साहब? ओमेगा कितना हो जाएगा? टी के साथ लगाए जो 2 पाई। अब सही है ना? क्या सोचना है इसके अंदर? सही है कि नहीं है भाई साहब? फ्रीक्वेंसी क्या होती है साहब? ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2 पाई, सॉरी ओमेगा डिवाइड बाई 2 पाई। तो आंसर हो जाएगा 1 हर्ट्ज। हाँ सही है भाई साहब। के क्या होता है? ये लिखा हुआ एक्स के साथ, तो 40 हो जाएगा। भाई साहब के किसके बराबर होता है? वो होता है साहब 2 पाई बाई लैम्डा के बराबर। तो भाई साहब यहां से के किसके बराबर है? 40 के बराबर है। तो भाई साहब लैम्डा किसके बराबर आएगा? वो आएगा 2 पाई बाई 40 के बराबर। तो यहां से पुट करने पर क्या आएगा भाई साहब? यहां से पुट करने पर आएगा भाई साहब पाई बाई 20। अबे सही है। उसी के बाद फेज एट एक्स बराबर 1 टी बराबर 2। तो भाई साहब टी एक्स बराबर 1 पुट कीजिए फेज के अंदर। फेज है किसके बराबर? 2 पाई टी प्लस 40 एक्स प्लस पाई बाई 6। तो x की वैल्यू 1 पुट कीजिए यहाँ पर, कितना हो जाएगा? और t की वैल्यू 2 पुट कीजिए। 2 करेंगे यहाँ पे, तो 2 पाई इंटू 2 प्लस x की जगह अपन यहाँ 1 पुट करेंगे तो 40 प्लस उसके अलावा क्या लिखेंगे? पाई बाई 6। अब सही है। तो बेटा इसको सोल्व कर लेना और यू विल गेट आंसर। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो x की वैल्यू 3 पुट कीजिए और t की वैल्यू 1। तो 2 पाई इंटू 1 प्लस 3 इंटू 40 120 प्लस पाई बाय 6। गेटिंग माय पॉइंट? तो फटाफट से इनको नोट डाउन कीजिए। इसमें एक आध सवाल और करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।
हाँ जी, तो बेटा इसमें एक सवाल और लेंगे, सिंपल सा, कुछ नहीं करना मैं, बिल्कुल सिंपल सा। x बराबर 0 पे और t बराबर 0 पे फेज बताइए। हाँ, कौन सी बड़ी बात है, तो साफ फेज हो जाएगा। x बराबर 0 पे 0, t बराबर 0 पे 0, तो y/6। अबे क्या सोचना है इसमें, सही बात है कि नहीं है। अगर आपसे एक और चीज पूछ ली जाए इसके अंदर, आखिरी EFG जी में पूछेंगे, तो क्या पूछा जाए आपसे, फाइंड y एट x बराबर 0 एंड y बराबर t बराबर 0। बेटा y बराबर 0,0 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे x की वैल्यू भी 0 है और t की वैल्यू भी 0 है। गेटिंग माय पॉइंट। तो पूछा गया है y कितना है, तो बेटा y आएगा 20, उसके बाद साइन ये भी 0 और ये भी 0, सिर्फ π/6 बचा। एंड व्हाट इज π/6, व्हाट इज sin π/6, π/6 क्या होता है 30 डिग्री, sin π/6 इज 1/2, तो आंसर विल बी 20 इंटू 1/2, तो आंसर विल बी 10 मीटर, अगर ये मीटर में दिया हुआ है तो। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा इसको पूरा नोट डाउन कर लीजिए और इस सवाल को अपन यहीं समाप्त करते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसको पूरे को। हाँ भाई, तो मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने आपको बेसिक्स बताया किस चीज़ के ऊपर, वेव के ऊपर, कुछ एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, इन सब की बातें अपन करें तो वेव नंबर के ऊपर हो गया, लैम्डा हो गया, फेज डिफरेंस हो गया, सब बातें अपन ने करी है। ठीक है, तो बेटा अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत बातें और बताऊंगा इंटरफेरेंस के ऊपर। अब ऐसा मत समझना कि मैं आपको यहाँ पे इंटरफेरेंस पढ़ा रहा हूँ, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी थी क्लास 11th के अंदर। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप क्लास 11th के जो टॉपिक्स पढ़ोगे उसी के अंदर आपको ये चीज़ समझ में क्लियरली आएगी। बट यहाँ की जो बेसिक्स है वो बताना मेरा धर्म है, क्योंकि इन बेसिक्स को बताए बिना मैं इस चैप्टर को आगे प्रोसीड नहीं कर सकता। लेकिन ये बेसिक्स कंप्लीटली 11th क्लास के इंटरफेरेंस के ऊपर ही निर्भर करता है, जो वेव्स इन स्ट्रिंग में हम लोगों ने पढ़ा था। अब मेरी बात समझना कि जैसे मान लीजिए दो वेव्स है कोई भी, है ना, एक दे रखी है y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी प्लस kx1 प्लस कुछ नहीं, इसको इतना ही रहने दीजिए। गेटिंग माय पॉइंट। सिमिलरली दूसरी लिख दीजिए y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी प्लस kx2। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा यहां पर डेल्टा फाई कितना हो जाएगा, डेल्टा फाई इज द फेज डिफरेंस ऑफ y1 एंड y2। डेल्टा फाई इज द फेज डिफरेंस ऑफ y1 एंड y2। y1 और y2 का फेज डिफरेंस ही डेल्टा फाई है, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, फेज का डिफरेंस लिख दीजिए kx2 माइनस x1, तो हो जाएगा k डेल्टा x। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा ये हो जाएगा डेल्टा फाई। ठीक है, तो डेल्टा फाई यहां से हम लोग निकाल पाएंगे। अब बात क्या है कि भैया जैसे मान लीजिए कि वाई नेट कितना लिखते हैं, तो वाई नेट में बेटा एक चीज आती है, वाई नेट में क्या आता है, वाई नेट में आता है ए नेट साइन ओमेगा टी। सही बात है ना, साइन क्या आता है ओमेगा टी, या फिर ऐसा बोल दीजिए साइन इनटू जो भी फेज आता है उस चीज का, फेज ऑफ वाई नेट। बेटा ये चीज अपन ने कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम में देखी थी, फेज ऑफ वाई नेट कैसे लिखते हैं, जैसे उसको A1 माना तो इसका फेज प्लस अल्फा, तो वो सब बात की बातें पहले मैं आपके सामने यहाँ पे सिर्फ ए नेट की बात करूंगा, ये अपने काम की चीज बहुत ज्यादा नहीं है, होती है पर आप वेव्स एंड स्ट्रिंग में पढ़ोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगी। तो आप तो सिर्फ यहाँ पे ए नेट की बात करना, ए नेट कैसे लिखेंगे वो समझते हैं। ए नेट एक्चुअली क्या होता है, वो होता है अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस ऑफ डेल्टा फाई, इसका अंडर रूट। बेटा ये क्या है अपना, ये है ए नेट। समझ में आ रही है ना। तो ए नेट की वैल्यू किसके बराबर आती है, अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस ऑफ डेल्टा फाई। तो ये क्या होता है, ये होता है हमारा ए नेट। गेटिंग माय पॉइंट। इसको ही हम लोग ए नेट बोलते हैं। अब नेट जो एम्पलीट्यूड आ रहा है उसमें फेज फाई का भी बड़ा रोल होता है।
आई मेरी बात में? ये इंटरफेरेंस की बातें हैं, जब दो वेव्स मिलती है, जब दो कोहेरेंट वेव्स मिलती है, तो इस प्रकार से उसका नेट क्या आता है, एम्पलीट्यूड हम लोग लिख सकते हैं। तो बेटा यहां पर अब कुछ बातें और होंगी। बातें कैसे होंगी सर? बातें मैं बताता हूं आपको। बातें ऐसे होंगी कि मान लीजिए कि मैं बात करता हूं फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड नेट। अगर मैं नेट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की बात करूं, नेट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की अगर मैं बात करता हूं, तो वो तब होगा जब कोस डेल्टा फाई की वैल्यू +1 हो। आई मेरी बात समझ में? क्योंकि वो जब +1 होगी तो इस केस में जो ए नेट हो जाएगा वो हो जाएगा A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर 2A1 A2 अंडर रूट, यहां लिख देंगे हम अंडर रूट। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पे हो जाएगा A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2। दिस इज ए नेट। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, अगर मेरा कोस डेल्टा फाई की वैल्यू 1 है तो ये क्या हो जाएगा, एक्चुअली ये बन जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2। इसको मैं लिख सकता हूं A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। अरे सर A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो बेटा ये बन जाएगा A1 प्लस A2। अरे समझ में आ रहा है ना? तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब हो सकता है, जब कोस डेल्टा फाई की वैल्यू 1 के बराबर हो, तो ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आएगा A1 प्लस A2। अब मैं यहां से एक और बात समझता हूं, भाई डेल्टा फाई कोस की जो कोस डेल्टा फाई की वैल्यू 1 कब आती है? कब आती है 1? जब हम ये कह दें कि डेल्टा फाई इज इक्वल टू, ध्यान समझिएगा, कोस डेल्टा फाई की वैल्यू 1 के बराबर तब आती है जब मैं ये कहूं कि डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2n पाई। सर आपको कैसे पता? बेटा रट ले, जब तू यहां पर n की जगह 0 डालेगा तो n इज इंटीजर, n जो है ना वो इंटीजर है भैया, 1 है 2 है 3 है 4 है, पता नहीं क्या क्या है, पर सारा है इंटीजर। जब 0 डालेगा तो डेल्टा फाई 0 आएगा, तो कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। जब तू 1 डालेगा तो 2 पाई आएगा, तो कोस 2 पाई की वैल्यू भी 1 होती है, +1 होती है बेटा। आई मेरी बात समझ में? जब तू यहाँ पे 2 डालेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा, तब भी कोस फाई की वैल्यू 1 होती है, कोस डेल्टा फाई की वैल्यू। अच्छा हम जानते हैं कि डेल्टा फाई बराबर 2n पाई होना चाहिए, और हम ये भी जानते हैं कि डेल्टा फाई होता है 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। सही है ना? तो इसका मतलब सर ये किसके बराबर हो जाएगा, 2n पाई के बराबर। और यहां से 2 से और पाई से 2 से और पाई काट डालिए, तो यहां से जो डेल्टा x आ रहा है वो कितना आ रहा है, n लैम्डा। अब समझ में आ रहा है ना? और n की वैल्यू तो 0 है, 1 है, 2 है, 1.5 नहीं है पर 1 है, 2.2 नहीं है पर 2 तो है तो इंटीजर। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, यहां पे डेल्टा एक्स की जो वैल्यूज आएंगी वो आ सकती है 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा और ऐसे सो ऑन। इसका मतलब सर कि जो पाथ डिफरेंस है अगर वो लैम्डा हो, 2 लैम्डा हो, 0 हो, 3 लैम्डा हो, 4 लैम्डा हो, अगर इसी रेंज में आएगा, इसी प्रकार से आएगा, रेंज में नहीं, इसी प्रकार से इंटीजर वैल्यूज ऑफ लैम्डा अगर आएंगी, इंटीजर वैल्यूज ऑफ लैम्डा अगर आएंगी, आई मेरी बात में, तो हर वैल्यू के ऊपर पाथ डिफरेंस की बात कर रहा हूं मैं, अगर पाथ डिफरेंस की वैल्यू 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा अगर ये सब आएंगी तो फिर यहां पे मैक्सिमम ए नेट आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? और ए नेट मैक्सिमम आएगा, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं यहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। गेटिंग माय पॉइंट? बेटा यहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और आप एक बात का और विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, मैं यहां पे बना रहा हूं, जो अपना आई नेट होता है, आई नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नेट का स्क्वायर। आई बोले तो इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी जो हो जाएगी ना इस पर्टिकुलर केस में, तो यहां मैं क्या लिख सकता हूं, इंटेंसिटी नेट जो हो जाएगी। बेटा समझना एक्चुअली क्या होता है कि मैं यहां ध्यान से देखूं तो आई नेट जो होता है, ए नेट बोले तो देखो
इसको स्क्वायर कर दीजिए इधर भी, तो इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, रूट का स्क्वायर तो खुल जाएगा, सिंपल हो जाएगा। तो बेटा ए नेट का स्क्वायर इज आई नेट, A1 का स्क्वायर इज I1, A2 का स्क्वायर इज I2। सही बात है, सबके साथ के लगेगा पर कट जाएगा के दोनों तरफ। उसके बाद में क्या लिखूंगा, 2 टाइम्स ऑफ A1 बोले तो अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 कोस डेल्टा फाई, ऐसा आएगा। आई मेरी बात समझ में? यहां पे आप क्या लिख सकते हो, ए नेट तो आई नेट हो गया, इसका स्क्वायर किया है मैंने दोनों साइड, तब जाके मैं ऐसे लिख पाया हूं। अबे तो मैं यहां अगर बात करूंगा तो आई नेट कितना हो जाएगा, आई नेट बेसिकली होता क्या है भैया, अगर मैं यहाँ पे आई नेट की वैल्यू डालूंगा, देखो समझना बात को, अगर मैं यहाँ पे कोस फाई की वैल्यू 1 रख दूंगा तो बन जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2। तो बेटा मैं I1 को, आई नेट को क्या लिख सकता हूं मैं, अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। गेटिंग माय पॉइंट? अबे तुम तो यहां कोस के लिए 0 डाल दो, 1 डाल दो, मतलब कोस पूरे कोस की वैल्यू 1 डाल दो, कितना जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 I1 I2 रूट ऑफ, तो रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर करने पर भी यही बनेगा भैया, अगर कोस डेल्टा फाई की वैल्यू 1 होगी तो ये यहां पे वैल्यू बन जाएगी। अगर मैं बोलूं कि इफ I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I है, अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो व्हाट आई कैन राइट हियर, मैं यहां पे लिख सकता हूं कि I नेट इस केस में बन जाएगा I प्लस I, तो रूट I प्लस रूट I, तो 2 रूट I, इसका स्क्वायर करने पर जाएगा 4I। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा ये तो हो जाएगा मैक्सिमम की बातें। तो ये मैंने बातें जो बताई है आपको बताई है मैक्सिमम की, तो एक बात ध्यान रखना, इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। ये मैक्सिमा की मैंने बातें कर दी है, फटाफट से मैं आपको मिनिमा की बातें भी कर देता हूं, जल्दी से सुन लीजिए बेटा फटाफट से। हाँ, तो फॉर मिनिमा या फॉर मिनिमम ए नेट और इंटेंसिटी, या फिर इसको बोल सकते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर ये, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा सर, जो अपना ए नेट हो जाएगा वो बन जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस की जगह माइनस कर दो 2A1 A2 का अंडर रूट। इससे क्या हो जाएगा सर, इससे ये हो जाएगा कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी A1 माइनस A2, ये हो जाएगी मिनिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड। गेटिंग माय पॉइंट? अरे पक्का ना, बोल दो भैया। और अगर मैं इंटेंसिटी की बात, पहले मैं आगे की बात कर लेता हूं, तो ये तब होगा जब डेल्टा फाई की वैल्यू, जब कोस डेल्टा फाई की वैल्यू -1 हो, और कोस डेल्टा फाई की वैल्यू -1 तब होगी जब डेल्टा फाई की वैल्यू हो जाएगी 2n + 1 पाई, 2n + 1 पाई। जब आप यहां पे n की वैल्यू 1 डालोगे तो पाई आएगा, और कोस पाई मतलब कोस 180 मतलब -1। जब 2 डालोगे तो 5 पाई आएगा, तो वो अगेन -1 होता है। तो बेटा जब यहां से मैं डेल्टा x लिखूंगा तो बेसिकली डेल्टा फाई होता क्या है, वो होता है 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा x बराबर 2n + 1 इंटू पाई, 2n + 1 इंटू पाई। तो इससे पाई से पाई उड़ा दीजिए तो डेल्टा x की वैल्यू किसके बराबर आएगी, ध्यान से देखिए, इस लैम्डा को इधर ले जाइए, तो 2n + 1 लैम्डा बाय 2। बेटा और सोल्व करने पे ये हो जाएगा n + आधा लैम्डा, n + हाफ इंटू लैम्डा। गेटिंग माय पॉइंट? n की अलग अलग वैल्यू डालोगे, डेल्टा x की वैल्यू जैसे n की वैल्यू 0 डालो तो आएगा आधा लैम्डा, n की वैल्यू 1 डालो तो आएगा 3/2 लैम्डा, n की वैल्यू 2 डालो तो आएगा 5/2 लैम्डा, n की वैल्यू 3 डालो तो आएगा 7/2 लैम्डा, और ये डैश 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 चलता रहेगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं यार, 0.5 लैम्डा, 1.5 लैम्डा, 2.5 लैम्डा,
3.5 लैम्डा। अबे ये क्या है सर, ये सब बातें हो रही है बेटा किस किस डेल्टा एक्स पर मिनिमम वैल्यूज आएंगी, किस किस पर मैक्सिमम आएंगी। और इस केस में जो इंटेंसिटी की बात होती है मिनिमा के लिए, तो इंटेंसिटी हो जाएगी बेटा यहां पर कितनी, √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। या मैं लिख सकता हूं कि अगर I1 I2 के बराबर हो तो इंटेंसिटी जो नेट हो जाएगी वो बन जाएगी 0। गेटिंग माय पॉइंट। तो डिस्ट्रक्टिव के अंदर इंटेंसिटी 0 आएगी अगर दोनों बराबर होंगे, और 4i आएगी अगर दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर होगा। अलग अलग एम्पलीट्यूड होंगे तो इस प्रकार से इंटेंसिटी आएंगी दो अलग अलग। डिस्ट्रक्टिव तब होता है जब डेल्टा फाई की वैल्यू 2n+1 पाई होती है। कंस्ट्रक्टिव तब होता है जब डेल्टा फाई की वैल्यू 2n पाई होती है। बेटा बच्चे डेल्टा फाई और डेल्टा एक्स से बहुत कंफ्यूज होते हैं, पर तुम्हें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होने का। डेल्टा फाई क्या होता है, फेज डिफरेंस, जिसको छोटा करते 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 हम कहां पे लिया है, सिर्फ डेल्टा फाई बराबर 2π/λ डेल्टा एक्स। क्या डेल्टा फाई बराबर 2π/λ डेल्टा एक्स हमेशा के लिए होता है? नहीं, वो तब होता है जब वेव्स क्या हो, कोहेरेंट हो, जब सोर्सेस क्या हो, कोहेरेंट हो, और इनिशियल फेज दोनों का बराबर हो, जो मैंने बातें करी थी वहां पे। तो बेटा इसको मैं अगर 2π/λ डेल्टा एक्स लिखूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, और डेल्टा एक्स की वैल्यू रहेगी n लैम्डा के बराबर, जिसको सोल्व करने पे हम लोग मतलब जिसमें अलग अलग वैल्यूज पुट करने पे हमें अलग अलग डेल्टा एक्स यहां से मिलते हैं। तो इन पे बहुत बेहतरीन बेहतरीन और इजी सवाल बनते हैं। सवाल करना मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर सिखाऊंगा। आज का लेक्चर अपन लोग यही समाप्त कर लेते हैं, वरना